for the AIPGT exam. So that's Yes. all about today's Okay. session. Let me also tell something about Dr. Priyanka. Dr. Priyanka is an rank holder, and now she is doing PG from in Rog Nidan department from Madan Mohan Malviya Government Ayurvedic College. And her AIPGT rank is 591 and state rank is 52. तो आज आज का मेन मोटिव था डॉक्टर प्रियंका मैम के साथ जुड़ने का, जिससे कि आप मोटिवेट करें आने वाले स्टूडेंट्स को AIPGT 2024 के लिए, और कुछ टिप्स दें अबाउट कि अभी जो एक क्रूशियल टाइम चल रहा है, अभी एग्जाम आने वाला है, तो इस टाइम पे बेसिकली हमें क्या परफेक्टली करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए. लेट्स स्टार्ट द सेशन फ्रॉम दैट, प्लीज मैम. Okay. So first of all, we are discussing about the trend analysis of the exam. तो हम सबको पता है कि AIPGT का हमारा जो एग्जाम पेपर होता है उसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं, और हर क्वेश्चन आपका ठीक होता है तो उस पर आपको 4 मार्क्स प्राप्त होते हैं, ठीक बात है. लेकिन अब इसका सिलेबस की अगर हम बात करें तो AIPGT के जो क्वेश्चन पेपर है इसमें हमारा फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक का कंप्लीट सिलेबस आता है. तो मतलब इतना बड़ा ह्यूज सिलेबस है, अब उसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कौन से पार्ट पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से पार्ट को हम स्किप कर सकते हैं. ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आते हैं. प्लस साथ में हम देखते हैं लास्ट 5 ईयर का अगर हम एनालिसिस करें एग्जाम का कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर कट ऑफ कितनी जा रही है, तो उसकी हम आज बात करते हैं. तो सबसे पहले हम जब भी प्रिपरेशन में एंटर करते हैं तो कभी भी लास्ट ईयर का एग्जाम पेपर देख के या उसका पैटर्न देख के हमको उसमें नहीं अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना चाहिए कि लास्ट ईयर ऐसा पैटर्न आ गया. तो जरूरी नहीं है, हर बार एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है, हर बार जो क्वेश्चंस के पैटर्न भी बदलते हैं, सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है ये भी हर साल चेंज होता है. तो इसके लिए हम लगभग लास्ट 4 to 5 ईयर तो हमको देखना ही देखना चाहिए कि कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. और सब्जेक्ट में तो वेरी करता है, कभी रसशास्त्र से ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो कभी हो सकता है रचना शास्त्र से ज्यादा पूछ ले. तो सब्जेक्ट का नहीं, लेकिन कुछ अपने कोर सब्जेक्ट होते हैं जैसे अपनी संहिताएं होती हैं, तो उनका अपन क्या कर सकते हैं कि जब हमको पता है कि भाई पेपर है वो 60 to 70% कवर अप होगा संहिताओं से, तो हमें जो मेजर पार्ट जहाँ से कवर हो रहा है उसके पीछे अपन को ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करना चाहिए रेदर देन माइनर सब्जेक्ट्स लाइक मॉडर्न पढ़ने बैठ गए. आजकल लास्ट 2-3 ईयर से जीके के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो उनके पीछे अपन को नहीं पढ़ना है, वो लास्ट की चीजें होती हैं. सबसे पहले जब भी हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, या फिर अभी तो जैसे एग्जाम के 2-3 मंथ्स बचे हैं तो लगभग आप लोगों की प्रिपरेशन हो गई होगी कंप्लीट, बट फिर भी लास्ट टाइम के लास्ट के 2-3 मंथ्स में भी कुछ अच्छे पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो भी ये गलतियां करते हैं. वो क्या करते हैं, जो मेजर पोर्शन होता है उसको छोड़ के या फिर उसमें कम टाइम लगा के रैंक के चक्कर में छोटे छोटे माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर वो ज्यादा फोकस कर देते हैं, जो कि अल्टीमेटली उनका नुकसान ही करता है. क्योंकि अब जैसे देखो जनरल नॉलेज के 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, बट वो कहीं से भी आ सकते हैं, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, आप कितना भी पढ़ लो, कितने भी एमसीक्यूज लगा लो, प्रैक्टिस कर लो, आप नहीं कह सकते. बट उसी जगह अगर आप उतना टाइम अपनी संहिताओं को देते हैं जो कि एग्जाम का कोर पोर्शन है, क्योंकि 60 to 75%, 101% भले कैसा ही पैटर्न है एग्जाम का, कैसा ही पेपर का मीडियम हो, मॉडरेट हो, मीडियम हो, कैसा भी आए, टफ आए, इजी आए, बट ये कोर पोर्शन होता है अपनी संहिताएं, जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. तो सबसे पहले अपनी कमांड इसी पे होनी चाहिए. और अभी जैसे एग्जाम के 2-3 मंथ्स हैं, लगभग जून एक्सपेक्टेड में भी जून जुलाई तक होगा एग्जाम, तो इस टाइम भी अपन को सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो अपनी संहिताओं के रिवीजन पे ही देना है. सबसे पहले अपनी संहिताओं को अच्छे से आप लोगों ने कर लिया होगा कवर, बट फिर भी अभी भी जो आपका टाइम है उसका मेजर पोर्शन संहिताओं पे जाना चाहिए. अगर एक बार आपका वो पार्ट अच्छे से कवर हो गया, उसके बाद आप जाइए माइनर सब्जेक्ट्स पे जाइए, उसमें भी अब आप
सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स को कवर अप कीजिए। लास्ट के अंदर ये जो जीके के आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं प्लस जो मॉडर्न के क्वेश्चन आते हैं, ये दो ऐसे पार्ट हैं जिन पे हम किसी को आइडिया ही नहीं है, कहीं से भी पूछ लेंगे। तो हाँ, इसके लिए अपने पास एक दो रिसोर्सेज होते हैं, उनको फॉलो कीजिए। बाकी ज्यादा इन पे अपना टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए। बेसिक क्वेश्चन आएगा तो वो हो जाएगा, अपने जनरल नॉलेज से भी हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो उसके पीछे पढ़ने के चक्कर में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहती हूँ, उनके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। संहिताओं को बार बार पढ़िए। एंड जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उनकी मैं आगे बात करूंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है। लास्ट 4-5 ईयर का जो अपने एनालिसिस किया हुआ है उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि हमें कौन से पोर्शन पे ज्यादा देना है। फिर हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ की भी हम बात करें तो जैसे अभी तो लास्ट 2-3 ईयर से तो ऐसा चल रहा है, आई थिंक 2019 में 400 प्लस टॉपर के मार्क्स थे। उसके अलावा तो 350 से 400 के बीच में टॉपर आ रहा है। तो मतलब पेपर का लेवल कहीं ना कहीं टफ हो रहा है, ये हम सबको पता है। तो इसके लिए अपन को क्या देखना है, पहले तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि अगर आप 300 प्लस स्कोर करते हैं, जैसे कि अभी आप टेस्ट पेपर लगा रहे होंगे सब लोग, तो टेस्ट पेपर में भी अगर आप 300 प्लस स्कोर कर रहे हैं या फिर इवन 280 290 भी कर रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम का जो पेपर होता है उससे जो अपनी कोचिंग सेंटर या जिसके भी टेस्ट पेपर आप लगा रहे हो उनकी लेवल में थोड़ा फर्क होता है। एग्जाम का पेपर में सारा सिलेबस एक साथ आता है, कोचिंग पेपर में अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक पोर्शन का, जैसे सूत्र स्थान का टेस्ट हो गया, चिकित्सा स्थान का हो गया, तो उन क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा अलग होगा। हालांकि वो एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट भी, ऐसी बात नहीं है। बट अगर आप इन एग्जाम पेपर्स में अगर आप 280 290 या 300 प्लस ला रहे हैं तो इसका मतलब आप उस पेपर में आराम से इजीली 300 प्लस स्कोर आप ले आएंगे। और अगर आप 300 प्लस अगर आपका स्कोर रह रहा है तो उसके बाद आपको ये तो बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमडी में सीट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो अपन को यही अश्योर करना चाहिए कि हमारे लिए सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में डिपेंड करता है कौन सा इंस्टीट्यूट अपन को चाहिए या फिर कौन सी अपन को सीट प्रीफर करनी चाहिए, कौन सा अपना पसंदीदा सब्जेक्ट है, ये सब चीजें बाद की बात है। सबसे पहले अपन को अपना सिलेक्शन अश्योर करने के लिए ये चीजें देखनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन को यही है कि अगर 340 प्लस अगर आपके आ रहे हैं मार्क्स तो कहीं आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट में भी एमडी में इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर एक दूसरा उसमें आता है रेंज, जहां आपका 290 से लेके 320 330 के बीच की रेंजेस में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें फिर बहुत सारे फिल्टर लग जाते हैं, जैसे कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर आपके जो चॉइस फिल करने के जो ऑप्शंस होते हैं कि आप किसको प्रेफरेंस देते हैं, अपने स्टेट को देते हैं, कई बच्चे होते हैं स्टाइपेंड को देते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो 290 से 340 के बीच की रेंजेस वाले स्कोर के जो स्टूडेंट होते हैं उनको फिर स्टेट में मिलता है, स्टेट में उनको मिल जाता है, डोंट वरी। एंड 340 से अबव वाले जो होते हैं उनको सेंट्रल इंस्टीट्यूट में अच्छी सीट एमडी में मिल जाती है। तो ये हमारा बेसिक वो हुआ कि हमें मतलब कट ऑफ और कट ऑफ कितनी रह रही है लास्ट 2-3 ईयर से, एंड पैटर्न भी एग्जाम का क्या चल रहा है। और साथ में कट ऑफ थोड़ा सा ये भी है कि उस पर्टिकुलर एग्जाम पे भी डिपेंड करती है कि हाउ वाज द पेपर। अगर टफ है पेपर तो कट ऑफ ऑब्वियस रहे थे कि आपको 300 प्लस स्कोर में आप ये अश्योर कर सकते हो कि आपका सीट तो कहीं नहीं जाने वाला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बात करनी है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सब्जेक्ट वाइज जो टेंटेटिव क्वेश्चंस है अपने, वो लगभग कितने आते हैं, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन बात करते हैं सबसे पहले अपनी जो संहिताएं हैं, वृत्रयी में बात करते हैं तो सबसे पहले जो अपनी चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, और अष्टांग में भी मेनली सूत्र स्थान की अपन बात करेंगे। तो एवरेज अगर अपन मान के चलें तो 25 to 27 क्वेश्चन चरक संहिता से आते हैं, सारे उत्तरार्ध पूर्वार्ध दोनों को मिला के। एंड सेम टू सेम हम बात करें सुश्रुत संहिता की तो 20 to 25 क्वेश्चंस वहां से भी पूछे जाते हैं, साथ में अदर सब्जेक्ट भी एसोसिएट हो जाते हैं, जैसे शारीर के साथ में ओब्स गायनी आ गया, कोमार भृत्य आ गए, उत्तर तंत्र के साथ में चालक्य आ गया, ये सब चलता है। ठीक है, तो हम ये सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बात किया कि हमको सबसे पहले अपने कोर एरिया पे फोकस होना चाहिए जिससे हमारा जो मेजर पार्ट है वो नहीं छूटे। तो इसके लिए व्हाट्स द राइट अप्रोच,
तो जहाँ से आपको पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आने हैं, तो पूरा सिलेबस इतना ह्यूज सिलेबस है, तो अपन चाह के भी पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बीएमएस में 19 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। तो हमें इसके लिए सबसे पहले हमारी राइट अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमें सब्जेक्ट वाइज पता हो कि इससे इतने ही क्वेश्चन आने हैं, तो हमें अपना उसके अकॉर्डिंग ही अपन को टाइम इन्वेस्ट करना है उसमें। ठीक है, तो हमने संहिता की बात की, चरक सुश्रुत में दोनों को मिला के और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान को मिला के लगभग 50 to 60 क्वेश्चन इजीली कवर अप हो जाते हैं। तो हमें उसको अच्छे से देखना है। अब उसमें भी अपन बात करें तो जैसे चरक सूत्र स्थान से 5 to 8 क्वेश्चन एवरेज आते आते हैं, निदान से भी 1-2 आते हैं, विमान स्थान से 3 to 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरह सुश्रुत में भी सूत्र स्थान से 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। सुश्रुत उत्तर तंत्र से मेजर पोर्शन पूछा जाता है, 7 to 8 क्वेश्चन एवरेज आते हैं। अब हम ईयर वाइज बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स में अपन देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर में अपन देखते हैं जो अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान चलता है 30 चैप्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन हर बार उसमें पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स में अपन बात करें तो अष्टांग हृदय आपको बिल्कुल उसको स्किप नहीं करना है, अच्छे से सूत्र स्थान को पढ़ के जाना है। बाकी शारीर से उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, पर प्रोबेबिलिटी कम उसमें बनती है कि वहां से इतना ज्यादा नहीं पूछते, सूत्र स्थान से हमेशा पूछते, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर सेकंड अपन बात करें संस्कृत, जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो संस्कृत में क्या होता है कि दो चीजें होती है, एक तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एक बार अपने अच्छे से, और सिलेबस भी बहुत छोटा है संस्कृत का, तो आपने अच्छे से देख लिया, संधि से पूछा जाता है, जो भी 1-2 फिक्स उनका पैटर्न होता है, तो संस्कृत के आप इजीली तैयार कर सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। फिर सेकंड सब्जेक्ट आता है पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान में अपन बात करें तो उसका जो इतिहास वाला पोर्शन है उससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। एवरेज 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। पुरुष से देख लो, या फिर उसमें जो पुरुष का विवेचन है, या फिर इतिहास का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें से पूछे जाते हैं। फिर 2 सब्जेक्ट और अपने फर्स्ट ईयर के हैं, रचना शारीर एंड क्रिया शारीर। तो रचना शारीर है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम उसमें काउंट कर लेते हैं कि चरक शारीर या फिर सुश्रुत शारीर में जो चैप्टर्स हैं उनमें से पूछे जाते हैं रचना शारीर के क्वेश्चन। ऐसे ही क्रिया शारीर के क्वेश्चन भी विमान स्थान या फिर अदर जो अपनी संहिताओं से कवर अप हो जाते हैं, तो उससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स पे अपन आते हैं। तो सेकंड ईयर में द्रव्य गुण है, उससे 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं एवरेज। फिर रसशास्त्र है, तो रसशास्त्र से भी आजकल ट्रेंडिंग है, 2-3 सालों से रसशास्त्र से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 to 5 क्वेश्चन, कभी कभी 6-7 भी आए हुए हैं 1-2 सालों में। तो रसशास्त्र के साथ साथ अपन ये जो एवरेज क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि 6 to 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सिर्फ रसशास्त्र, उससे उसके एसोसिएटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपने ग्रंथ है, जैसे ये छोटी संहिताएं अपनी हो गई, जैसे रस रत्न समुच्चय हो गया, सारंगधर संहिता हो गया, भेषज रत्नावली हो गई, रस तरंगिणी हो गई, तो ये सारे मिला के रसशास्त्र के साथ में अगर अपन देखें तो 7 to 8 एवरेज क्वेश्चन इनको मिला के रसशास्त्र से पूछे जाते हैं। फिर आता है रोग निदान। तो रोग निदान के जो क्वेश्चन है वो माधव रोग निदान, दोनों को अपन एक साथ माने तो 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। फिर हम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है स्वस्वृत एंड योगा। तो इसमें योग वाला जो पोर्शन है वो बहुत छोटा पोर्शन है, 1-2 बार भी आप रीड करोगे तो अच्छे से आप उसको कवर अप कर सकते हो, और उससे भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, 1 से 2 क्वेश्चन बहुत ईजी पूछे जाते हैं। फिर सेकंड कोमार भृत्य, कोमार भृत्य के साथ में हम काश्यप को भी कवर करते हैं। तो आगे मैं बात करूंगी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कि जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करके जाने हैं। तो कोमार भृत्य के साथ में काश्यप से अगर अपन बात करें तो 5 to 6 क्वेश्चन कोमार भृत्य और काश्यप को मिला के 4 to 5 या 5 to 6 के एवरेज समथिंग क्वेश्चन इन दोनों से मिला के पूछे जाते हैं। फिर प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग की बात करें तो वो उसी में आ जाता है, चरक शारीर में, सुश्रुत शारीर में, और इन प्रसूति और स्त्री रोग से 3 to 4 क्वेश्चन योनि व्यापदंड, वो आगे अपन बात करेंगे, उनसे पूछे जाते हैं। फिर थर्ड ईयर में ही आजकल अगतंत्र, तो अगतंत्र का जो अपने सुश्रुत में कल्प स्थान में वर्णन है, तो वहां पे अगतंत्र के भी 2 से 3 क्वेश्चन ये भी इससे संबंधित पूछे जाते हैं, स्थावर जांगम ये सब आते हैं, तो अगतंत्र को भी हम मान सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। फिर अपन आते हैं फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स पे। तो फाइनल ईयर में शल्य तंत्र से एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन, शालाक्य से भी 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, जो तंत्र में कवर अप करते हैं अपन। और पंचकर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो अपन चरक सिद्धि और कल्प से उसको कवर अप करते हैं, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड एक बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी, उससे भी
अभी आने को 4 to 5 क्वेश्चंस भी एक बार पेपर में आए हुए हैं। इन सब चीज़ों के लिए तो देखो अपन को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसे जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम हमारे सीनियर बैच के 3 to 4 क्वेश्चन रिसर्च से आए थे। जैसे कि मैंने संस्कृत में भी बोला था कि संस्कृत और रिसर्च दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारे सीनियर बैच के बहुत 4 to 5 क्वेश्चंस आए थे। तो एक इतने छोटे सब्जेक्ट से 4 to 5 क्वेश्चन आना बड़ी बात होती है। तो हमने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। बट हमारे टाइम में जब मैंने AIPGT 2021 का एग्जाम क्लियर किया था, उस टाइम रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी से सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। तो इस चीज के लिए भी हमको हमेशा तैयार रहना है, बी प्रिपेयर फॉर दैट, कि हो सकता है एवरेज चल रहा है 2 से 3 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन, और हम पढ़ भी रहे हैं, उसको भी पढ़ना है, स्किप तो कुछ करना नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनको छोड़ना नहीं है। लेकिन इस चीज के लिए भी हमेशा खुद को हमेशा प्रिपेयर करके रखना है कि इससे नहीं पे आया तो कोई बात नहीं है, इसको मैं मैनेज कैसे करूंगी। ये बात हमेशा बैक ऑफ माइंड आपके रहनी चाहिए कि ठीक बात है, आ रहे हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से बिल्कुल ही नहीं आया इस बार, तो उसको फिर दूसरे सब्जेक्ट से मैनेज करना आपको आना चाहिए। कहीं ना कहीं यही तो आपका वो दिखाता है कि भाई आप एग्जाम देने के लिए, क्लियर करने के लिए केपेबल हो कि नहीं, कि एक पोर्शन नहीं भी आया तो उसको दूसरे में आप मैनेज कर लो, दूसरे में थोड़ा ज्यादा ठीक कर दो। तो ये सब अपन ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस का एवरेज रहता है। अच्छा, स्पेशली मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे अभी 3 मंथ्स बचे हैं, तो कोई स्पेसिफिक बुक अगर आप मतलब बोलना चाहे बच्चों को कि उसके क्वेश्चन आंसर जरूर करके जाना, कोई भी पर्टिकुलर, लाइक पारिक तो हर कोई ही करके जाता है, पारिक वो तो है ही, और कोई ऐसा यस यस। अच्छी बुक कि आप एडवाइस करोगे कि वो उसके क्वेश्चन जरूर लगाना? कोई और तरीका, आपने किसी के मॉडल पेपर्स लिए हों, ऐप जैसे ये अपनी ऐप चल रही थी जिसमें क्वेश्चन आंसर्स करते थे, कोई ऐसी ऐप, कुछ और ओके। जो आपने यस। अपने टाइम पे किया? हाँ, यस बॉस। एमसीक्यूज की अगर अपन बात करें कि अपन को कौन से बुक से लगाने चाहिए, या फिर पर्टिकुलर कोई टेस्ट किसी इंस्टीट्यूट का अपन रेफर करें, तो उसके लिए मैं पर्सनली ये बोलना चाहूंगी कि लास्ट की जो टाइम होता है 2 से 3 मंथ्स, वो सबसे ज्यादा फोकस अपने रिवीजन पे करना चाहिए। उसके बाद अगर जैसे अपन टेस्ट पेपर लगाते हैं या फिर एमसीक्यू जो लगाते हैं ना, उनको लगाने का पर्पज होता है कि हमें पेपर में टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, है ना। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो इजीली अपना जैसे पेपर होता है जितने टाइम का, तो वो उसमें अपना आराम से इजीली मैनेज कर लेते हैं। तो उन लोगों के लिए एमसीक्यूज लगाना इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक जो उनका चल रहा है रेगुलर में, जो टेस्ट सीरीज वो लगा रहे हैं, उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है कि टाइम पे वो पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो उनको तो दिन के 100-200 क्वेश्चन तो लगाते हैं, सुबह लगा लिए, शाम को लगा लिए, एवरेज 300 to 400 क्वेश्चन लगाने चाहिए जिनको टाइम मैनेजमेंट जिनसे नहीं हो रहा है, जिनसे टाइम पे पेपर नहीं हो रहा है, तो उनको तो ये हैबिट में लाना पड़ेगा एग्जाम तक। और रही बात बुक की, तो पारिक सभी लगाते हैं, और पारिक में भी आप ये है ना कि 2015 के बाद के एग्जाम के पेपर लगाओ। पहले वाले पेपर लगाने का उसमें कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उसका उस टाइम एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल अलग था। 2014 एंड 15 के आगे के जो एग्जाम टेस्ट पेपर है, एग्जाम पेपर दे रखे हैं, वो लगाने चाहिए सभी को एक बार। बाकी एक आयुर्वेद प्रयोजनम से मैंने मेरे टाइम में लगाए थे क्वेश्चन एमसीक्यूज। उसमें क्या होता है कि उसमें ना आपको उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाते हैं। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर वाइज है उसमें, जैसे दीर्घ जीविती अध्याय पढ़ा आपने, तो आपको टेस्ट करना है कि मेरे को कितना याद है, तो आप उसमें जाके क्लिक करेंगे तो दीर्घ जीविती अध्याय के सारे आ जाएंगे। अपामाग तंडुलीय पढ़ा, उसके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, जैसे मैंने तो आयुर्वेद प्रयोजनम यूज किया था, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि उसमें क्या चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है, तो वो थोड़ा हेल्प हो जाती है। हालांकि जो मेन एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन पेपर में और इन सब क्वेश्चन पेपर में बहुत डिफरेंस होता है। पर उससे क्या होगा कि अपन को कॉन्फिडेंस आएगा कि जैसे अपन ने 10 चैप्टर किए, 10 चैप्टर के एमसीक्यूज लगा लिए, तो कहीं ना कहीं हमें ये रहता है कि हाँ, ये पोर्शन मेरा अच्छे से तैयार है। तो उसके लिए मैं आपको वो बताना चाहूंगी, आप आयुर्वेद प्रयोजनम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पारिक के क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन वो 2014-15 से पहले के मत लगाना, उसके आगे की लगाना। Anything else you want to share, Dr. Priyanka, in the end? यस। नेक्स्ट कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं अभी बोलूंगी लास्ट 2-3 मंथ्स के लिए। सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान रखना है कि अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। सेकंड, अपने डेली टारगेट सेट करो आप लोग।
पूरे नहीं होते हैं, कभी 70% होगा, कभी 90% होगा, कभी 100% होगा, तो उसमें बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, नेक्स्ट डे करो, पर एटलीस्ट अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक डाउन मत होने दो। थर्ड, रिवीजन सबसे ज्यादा मस्ट है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे बड़ी जो की होती है वो होती है रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी। तो ये चीजें आपको रखनी है। फोर्थ, आप अपने, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप जो प्रैक्टिस टेस्ट लगाते हो उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। बात ये नहीं होती कि मैंने 100 पेपर लगा लिए, 200 क्वेश्चन लगा लिए, 500 लगा दिए, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको सेल्फ एनालाइज नहीं करोगे। एनालिसिस से आपको क्या फायदा होगा कि आपके जो वीक जोन है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे आपने पूरी चरक संहिता का एक पेपर लगाया, ठीक है, मेजर टेस्ट लगाया, उसमें आपको बैठ के ये एनालिसिस करना है कि मेरे ये क्वेश्चन किस पोर्शन से ज्यादा गलत हो रहे हैं। हो सकता है किसी का निदान स्थान वीक हो सकता है किसी का पर्टिकुलर कोई चैप्टर वीक हो, जैसे स्नेहाध्याय से किसी के क्वेश्चन गलत हो रहे हो। तो फिर अपनी कमियों को आइडेंटिफाई, आप टेस्ट पेपर की जो प्रैक्टिस करते हो उसको एनालिसिस करो कि आपका कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे आप बार बार क्वेश्चन गलत कर रहे हो। जैसे किसी का हो सकता है अष्टांग हृदय किसी ने ठीक से नहीं पढ़ी हो। तो ये जो मेजर पार्ट मैंने शेयर किया है कि इनको आपको स्किप नहीं करना है, उसमें आपको देखना है कि आप कौन सा पार्ट गलत कर रहे हो। उसमें भी स्पेसिफिक कौन सा चैप्टर या कोई टॉपिक होता है, किसी किसी को नहीं आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मॉर्निंग का टाइम चूज करना है। और जो पोर्शन आपका वीक है, आपने खुद एनालाइज किया कि भाई ये मेरे को नहीं आता, उसको आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है। 1 से 1.5 घंटा आप रोज दोगे तो आप देखोगे 10 to 15 डेज आपका जो टेस्ट पेपर में परफॉर्मेंस है या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप अप हो जाएगा कि हाँ ठीक है मैंने ये कवर कर लिया। तो अपनी खुद की प्रैक्टिस का एनालिसिस खुद करना सीखो, अपनी जो कमजोरियां हैं, वीकनेस है, वीक पॉइंट्स है, उनको आइडेंटिफाई करो और उनको सोल्व करो। और फोर्थ लास्ट बात, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करो। लाइफ में हम जो भी करते हैं हमेशा हमें ये सोच के करना चाहिए कि हाँ ये मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, आज कम पढ़ाई हुई तो मैं कल कर लूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी भी सेकंड नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। उन वो ऐसे लोग होते हैं साथ वाले, हमारे हमारे भी होते थे, सबके होते हैं कि मैंने तो ये पढ़ लिया, तुमने क्या पढ़ा, ये वो, तो लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। फोकस ऑन योर ओन वर्क, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करो एंड ठीक है। और कुछ आप लोगों को पूछना हो तो आप बता सकते हो। नहीं, क्वायरीज तो डॉक्टर प्रियंका बाद में आएंगी। और लेट्स एंड दिस सेशन बाय saying thank you for this knowledge you have shared. Also, it was very nice talking to you and very useful and knowledgeable session. Thanks for joining us on Ayur Vidyarthi, and hopefully people or student will take advantage of this live session. यस 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 बॉस, मेरे को जैसे अपने स्थान वाइज जो संहिता है उसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख Yes, के yes. रखे थे, बट वी हैव लिमिटेड टाइम, सो नेक्स्ट टाइम वी विल, Yeah, yeah. अगर अरेंज हुआ तो अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि कौन से पार्ट से कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसका अगर अपन को अपने पूरे सिलेबस में से अगर अपन को 40 to 50 टॉपिक ऐसे मिल जाएं कि जिनको ये है कि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, तो वो हम अगर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा दे तो उनकी डेफिनेटली For बहुत हेल्प sure, होगी। we'll do a proper live session for that also, because topics are really important. यस 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 On student demands, we'll do another live session for sure. ओके, For now, thank you for uh, joining us on Ayur Vidyarthi. Thank you and good night to everybody. Thank you, Dr. Priyanka. थैंक We'll यू we'll थैंक join यू। soon